सच्चाई पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात उस डीएम बिटिया की जिसने एक अनजान बुजुर्ग महिला को उनका हक दिलवाया है। कहानी कानपुर की है, जहां डीएम कार्यालय में एक बुजुर्ग महिला जमीन के मसले को लेकर पहुंची। बुजुर्ग ने डीएम साहिबा के नाम एक खत भी लिखा है और जब ये चिट्ठी डीएम नेहा जैन ने पढ़ी तो वो भावुक हो गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला को केवल दिलासा ही नहीं दिया बल्कि उनकी गुहार पर तुरंत एक्शन भी लिया और ये सुनिश्चित किया कि बुजुर्ग महिला को उनका हक मिले। लंबी जद्दोजहद के बाद जब इंसाफ की उम्मीद बंधती है तो खुशी कुछ इस तरह खुद को बयां करती है। जहां शब्द अहमियत नहीं रखते, सब कुछ आंखों से बयां होता है। इस तस्वीर में सफेद लिबास में एक बुजुर्ग महिला कानपुर की डीएम से गले मिल रही हैं। ये मिलन यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक कहानी है। 77 साल की कुसुम सिंह पिछले 1 साल से अपने पति की जमीन अपने नाम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थीं और जब कहीं से राहत नहीं मिली तब थक हार कर उन्होंने डीएम नेहा जैन को भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी। मेरी प्रिय डीएम बिटिया को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम कुसुम देवी है। प्रिय बिटिया, इस समय मेरी उम्र 77 साल की है। कुसुम देवी की चिट्ठी पढ़ते ही डीएम नेहा जैन भी भावुक हो उठी और कुर्सी से उठकर कुसुम देवी को एक बेटी की तरह गले से लगा लिया। दरअसल कुसुम देवी के पति की करीब 42 साल पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन अधिकारियों की टालमटोल के चलते कुसुम देवी के पति की जमीन उनके नाम पर नहीं हो रही थी। तब उन्होंने डीएम नेहा जैन से गुहार लगाई। आगे उन्होंने चिट्ठी में लिखा, मेरी 6-7 बीघा जमीन थी जो लड़के के नाम हो गई है। कुछ जमीन गिरगिर्दो गांव में है, लेकिन वो जमीन मेरे नाम पर नहीं हुई। 1 साल से चक्कर लगा रही हूँ। मेरी अच्छी सी बिटिया, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी मदद करें ताकि मुझे कुछ सहायता मिल जाए। आपकी दादी अम्मा कुसुम सिंह। कुसुम देवी की चिट्ठी पढ़ने के बाद डीएम नेहा जैन ने अधिकारियों को तत्काल उनकी मदद के निर्देश दिए। हालांकि जांच में पता चला कि उनके पति की जमीन कुसुम देवी के नाम पर पहले ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनके बेटे ने ये बात उनसे छुपाए रखी थी। आखिरकार बुजुर्ग महिला को उसका हक मिला और ये मुमकिन हुआ डीएम के तुरंत एक्शन और भावुक कर देने वाली इस मुलाकात और चिट्ठी से। कानपुर से सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको संकल्प और भरोसे की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसने भरूच की एक बेटी के डॉक्टर बनने की राह में जो बाधा आई थी उसे दूर कर दिया है। दरअसल आलिया एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की फीस चुकाने के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। आपको बता दें कि ऐसे में उसे याद आई प्रधानमंत्री के भरोसे की, उस वादे की जो 1 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने उससे किया था। इसके बाद आलिया ने कैसे फीस चुकाई, कैसे उसे 4 लाख रुपए मिले, देखिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। संकल्प पक्का हो, मन में लगन हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मिल ही जाते हैं। गुजरात के भरूच जिले की आलिया बानू पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आलिया एमबीबीएस की छात्रा हैं। दूसरे सेमेस्टर की फीस भरने के लिए जब पैसे कम पड़ गए तो भरूच कलेक्टर और 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर 1 दिन की सैलरी का दान करते हुए 4 लाख की मदद की। उसको फीस भरने के लिए जब भी जरूरत पड़ी अभी, तो हमारे पूरे क्लर्क से लेके कलेक्टर तक के हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भरूच के स्टाफ ने ये डिसाइड किया कि हम अपने 1 दिन का सैलरी इस कॉज के लिए देंगे, आलिया को डॉक्टर बनाने के लिए देंगे। और हमने 4 लाख तक की उनकी फीस को अभी भरा है। फ्यूचर में भी व्हेनेवर शी विल नीड, वी विल बी विथ हर। और एक कॉज के साथ द गर्ल वांट्स टू बी अ डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बड़े लेवल पे एक अच्छा ये मैसेज जा रहा है। आलिया के एमबीबीएस करने का क्या है वो खास कॉज, क्या है वो वजह जिसका जिक्र डीएम साहब ने किया, ये जानने के लिए आपको 1 साल पीछे लिए चलते हैं। तस्वीर 12 मई 2022 की है। भरूच में हुए उत्कर्ष समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस समारोह के लाभार्थियों में से एक दृष्टिहीन अयूब पटेल भी अपनी बच्चियों के साथ आए थे। पहले सुनिए पीएम के साथ आलिया और उनके पिता का ये संवाद। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या आलिया की दूसरे सेमेस्टर की फीस में करीब 4 लाख की रकम कम पड़ रही थी, तो आलिया को 1 साल पहले पीएम के दिए गए भरोसे की याद आई। आलिया ने पिता के साथ बातचीत कर पीएम मोदी को खत लिखकर मदद मांगी। के दौरान मोदी जी ने बोला था कि डॉक्टर बनने के लिए कोई भी कठिनाई हो, कोई भी वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो मुझे भी बताना। और इसी के दौरान दूसरे सेमेस्टर की फी भरने का वक्त आ गया था और मैं चिंतित था, तो मेरी बेटी ने बोला पिताजी आप चिंता न करो,
मैं मोदी जी को खत लिखती हूँ। तो मेरी बेटी ने मोदी जी को खत लिखा और इसी को खत को संज्ञान में लेते हुए मोदी जी ने भरूच जिला कलेक्टर श्रीमान तुषार साहब पर रिप्लाई किया और मुझे मोबाइल पर भी इसका मैसेज दिया था कि आपका खत का जवाब भरूच में भेजा है। उस समारोह में मैंने भी माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वर्चुअल बात की थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या कर रही हो, तो मैंने उनके सामने अपने डॉक्टर बनने का सपना की रजूआत की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपको डॉक्टर बनने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे एडमिशन के 2 महीने पहले उनको पत्र लिखा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भरूच जिले के कलेक्टर सर ने मेरे को 4 लाख स्कॉलरशिप दी है। आलिया के खत का जवाब पीएम ऑफिस से भरूच के कलेक्टर ऑफिस आया। कलेक्टर तुषार सुमेरा समेत पूरे स्टाफ ने अपनी 1 दिन की सैलरी का अंशदान दिया, जिससे आलिया की फीस भरी जा सकी। भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल के 3 बच्चों ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दावा यह है कि लर्नेक्सिया नाम का ये ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं, और अगर ये दावा सही साबित होता है तो डिस्लेक्सिया की वजह से पढ़ने लिखने में परेशानी झेल रहे काफी बच्चों की मदद हो सकती है। खेल खेल में कैसे कोई ऐप डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की तकदीर बदल सकता है, रोजमर्रा की उनकी चुनौतियों को दूर कर सकता है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन स्कूल के बनाए लर्नेक्सिया ऐप ने ऐसे बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई है। इस ऐप को 3 बच्चों कनक, वैभव और तमन्ना ने बनाया है। इनका दावा है कि लर्नेक्सिया ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं। गुड न्यूज टुडे को जब इसकी जानकारी मिली तो वो इस ऐप को जानने समझने महाराजा अग्रसेन स्कूल पहुंचा। डिस्लेक्सिक स्टूडेंट वो बच्चे जिन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। इन बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? इनकी पहचान करने के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चों ने बनाया है लर्नेक्सिया ऐप। इस ऐप की मदद से डिस्लेक्सिक स्टूडेंट की पहचान की जा सकती है। जो हमने ऐप बनाई है लर्नेक्सिया, इट इज गोइंग टू हेल्प आइडेंटिफाई द डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन वेरी इजीली। इस ऐप की सहायता से हम जो भी डिस्लेक्सिया के स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से। चलिए अब डेमो के जरिए समझते हैं कि कैसे लर्नेक्सिया ऐप के जरिए डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान की जाती है। ये हमारी ऐप लर्नेक्सिया है एंड दिस इज द मेन्यू पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं there is the profile page, there is the home page, there is the analysis part, there is the progress report and the know yourself page. So अगर हम आपको analysis screen पे भी लेके जाए तो these are our games. So this is the type of a memory game and इसमें होता ऐसा है कि हम dyslexic students की memory को एनालाइज करते हैं एंड इससे हमें पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है एंड उसी के बेसिस पे हम उनको फिर आगे और ऐसी गेम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ये बेसिक स्किल्स ही डेवलप हो पाएं। अंडर द नो योरसेल्फ पेज जो भी चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं एंड कौन से टाइप का डिस्लेक्सिया है, व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिस्लेक्सिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नो योरसेल्फ पेज पे मिल जाती है। स्टूडेंट है, क्लास 2 का स्टूडेंट है, उसको हम इसमें गेम खिलाएं तो हमें पता चल सकता है कि क्या उसमें डिस्लेक्सिया के लक्षण है या नहीं। या श्योर, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम उनको असेस कर सकते हैं उन साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू एंड हम बता सकते हैं कि उनकी अगर उनको डिस्लेक्सिया है या नहीं, उनको किस टाइप का डिस्लेक्सिया, इफ दे हैव डिस्लेक्सिया एंड व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिस्लेक्सिया। प्लस हम उनकी जो बेसिक एबिलिटीज होती हैं हम उनको असेस कर पाते हैं ढंग से कि वो बच्चा पर्टिकुलरली कौन सी गेम मतलब कौन सी बेसिक एबिलिटीज में स्ट्रांग है, कौन सी बेसिक एबिलिटीज में वीक है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने वाले बच्चे को लगेगा कि वो सिर्फ गेम खेल रहा है, लेकिन खेल खेल में ही ऐप के जरिए ये पता चल जाएगा कि बच्चे में डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं या नहीं, और अगर लक्षण मिलते हैं तो फिर उसकी मदद की जा सकेगी।
ऐप डिस्लेक्सिक स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें भविष्य में आसानी से स्कूलों में पढ़ाया जा सके, उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें पढ़ाया जा सके। और खास बात ये है कि जिन बच्चों ने ये ऐप बनाया है, ये साइंस बैकग्राउंड से ना होके ह्यूमैनिटी यानी आर्ट साइड और सोशल साइंस के बच्चे हैं, जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने आईटी की तैयारी की है, सॉफ्टवेयर सीखा है, आईटी की जो लैंग्वेजेस है उन्हें सीखा है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। बिग बी और अनुष्का शर्मा की 2 अलग-अलग तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स अतरंगी कैप्शंस की डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि बिना हेलमेट सवारी सितारों पर पड़ी भारी। और इन 2 अलग-अलग तस्वीरों में अमिताभ बच्चन और अनुष्का बाइक पे बिना हेलमेट के ही सवारी करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जब इन तस्वीरों पे चर्चा ने जोर पकड़ा, तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और दोनों बाइक चलाने वालों का चालान भी काटा। ये वो सितारे हैं जिनके चाहने वाले बेशुमार हैं। ये जहां जाते हैं फैंस की लाइन वहीं लग जाती है। इनकी एक झलक पाने को इनके चाहने वाले बेताब रहते हैं। हकीकत ये भी है कि करोड़ों फैंस इन सितारों को सिर्फ फॉलो नहीं करते, इनकी सोच को, इनके तौर तरीकों को, इनकी लाइफस्टाइल को कॉपी भी करते हैं। हाल ही में अमिताभ और अनुष्का शर्मा की ये तस्वीरें सामने आई। जाहिर है इन 2 तस्वीरों को फैंस ने भी हाथों हाथ लिया। बाइक पर सवारी करते हुए खुद की तस्वीर को तो बिग बी ने ही सोशल मीडिया पर साझा किया था और कहा था कि उन्होंने काम पर समय से पहुंचने के लिए एक अजनबी से लिफ्ट लिया है। कहा यह भी गया कि बिग बी ट्रैफिक जाम में फंसे थे, वक्त पर सेट पर पहुंचने के लिए उन्होंने लिफ्ट ली। तब कुछ फैंस ने बिग बी की पंक्चुअलिटी की तारीफ भी की थी, लेकिन ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठा दिए। अब अनुष्का शर्मा की इस तस्वीर को देखिए। दरअसल इन दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों ही सितारे और बाइक चला रहे शख्स बिना हेलमेट के सवारी करते नजर आ रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहनों की सवारी करना गैर कानूनी है। लिहाजा सितारों के इस टशन पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। साथ ही इन तस्वीरों के साथ कई कहानियां भी जुड़ती चली गईं। आम हो या खास, कानून सबके लिए बराबर है। लिहाजा मुंबई ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में आ गई। नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने दोनों राइडर्स के खिलाफ चालान की कॉपी इशू कर दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अमिताभ और अनुष्का के राइडर का चालान काटा है, क्योंकि दोनों ने ही हेलमेट नहीं लगाया था। साथ ही मुंबई पुलिस ने चालान की कॉपी ट्विटर पर भी इशू की। हालांकि बिग बी ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि ये तस्वीर शूटिंग के दौरान ली गई है, खाली सड़क पर इसके लिए जरूरी अनुमति भी ली गई थी। लेकिन प्रशासन ने इस दलील को नहीं माना और बाइक राइडर्स को चालान थमा दिया, ताकि लोग हेलमेट का महत्व समझें और सेफ राइडिंग को बढ़ावा मिले। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा इस ट्रैफिक से बचने के लिए एक बाइक पर ट्रैवल कर रही हैं और दोनों ने पीछे हेलमेट नहीं पहना था। हाँ, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ये फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई की और जो पिलियन राइडर है जिसे हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए के दंड का प्रावधान है, ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वो दंड उनसे लिया गया। फिलहाल मुंबई का ट्रैफिक जो है उससे निपटने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये प्रयास कितना सफल होता है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, GNT न्यूज, मुंबई। कि भले ही बादलों और फुहारों की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का मीटर डाउन हो गया हो, लेकिन देश के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोगों ने भी गर्मी से निपटने का देसी नुस्खा आजमाना शुरू किया है। शगुफ्ता बताएंगी। हम आपको प्रयागराज और जयपुर से आई हुई कुछ दिलचस्प सी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज में लोग गर्मी से बचने के लिए गला तर कर रहे हैं, गंगा किनारे मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं जयपुर में जानवरों को गर्मी से बचाने के तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है। यहाँ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसाने लगे हैं। नतीजा, दोपहर में सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है।
जो लोग जरूरी काम से बाहर निकलते हैं वो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते दिख रहे हैं। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग सिर पर तौलिया या गमछा रख रहे हैं। लोग पानी, छाछ, मौसमी जूस और नारियल पानी से गला तर कर रहे हैं। इलाहाबाद में बहुत आजकल गर्मी पड़ रही है। हम लोग आ रहे थे कोचिंग से तो देखे कि मतलब गर्मी हो रही है, गला वला सूख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जूस पीने के लिए खड़े हो गए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह ही से एकदम हाथ पर बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं। कोचिंग जाना पड़ता है इसलिए निकलना पड़ रहा है, और मई में इतनी ज्यादा गर्मी है तो फिर जून जुलाई में पता नहीं क्या होगा। गर्मी में संगम का किनारा लोगों को सुकून दे रहा है। सुबह शाम यहाँ लोगों की भारी भीड़ दिखती है। लोग पानी में अटखेलियां करते नजर आते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी झुलसाने वाली गर्मी से परेशान हैं। तस्वीरें जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की हैं, जहाँ गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए उनके बाड़े में कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत शाकाहारी जानवरों को खीरा, तरबूज, ककड़ी, फ्रूट, सत्तू और आइसक्रीम दी जा रही है, तो वहीं बाघ और चीते को पानी में ग्लूकोज घोल कर दिया जा रहा है। ये सारी कवायद इसलिए ताकि गर्मियों में भी ये बेजुबान फिट एंड फाइन रह पाएं। जयपुर से विशाल शर्मा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में जब आग लगने की घटनाएं आती रहती हैं, ऐसे में आग से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस को अब एक नया फाइटर मिल गया है। और ये फाइटर एक रोबोट है जो कि 70 मीटर दूर से मिनटों में आग बुझाने की काबिलियत रखता है। ऐसे 6 फायर फाइटर रोबोट्स दिल्ली फायर सर्विस ने खरीदे हैं। इनका सफल ट्रायल हो चुका है। अगले हफ्ते से इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात भी कर दिया जाएगा। आग चाहे ग्राउंड फ्लोर पर लगी हो या किसी ऊंची इमारत में, तंग गलियों से गुजरना हो या सीढ़ियों पर चढ़कर जाना हो, दिल्ली फायर सर्विस के इस नए फाइटर की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। पानी की तेज बौछार से ये रोबोट कुछ ही देर में आग की विकराल लपटों को बुझा सकता है। दिल्ली में हर साल हमने देखा है जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। लेकिन इस बार दिल्ली फायर सर्विस पहले से ही तैयार है, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में शामिल हुआ है एक रोबोट, एक नया फायर फाइटर। इसे हम रोबोट कमांडर भी कह सकते हैं। ये रोबोट कमांडर अपने में बेहद खास है। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो ये बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट रोबोट है जो दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से जा सकता है। दिल्ली के ऐसे बाजार जैसे चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट, जहां पे दिल्ली फायर टेंडर की गाड़ियां जो है वो आसानी से नहीं जा सकती है, वहां ये रोबोट आसानी से जा सकता है। ये रोबोट 70 से 90 मीटर तक आसानी से पानी फेंक सकता है। इस रोबोट की लंबाई 1.28 मीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.2 मीटर है। ये रोबोट 320 किलो का है और ये 7 टन तक का वजन उठा सकता है। ये रोबोट 70 मीटर की दूरी तक 2500 लीटर प्रति मिनट पानी फेंक सकता है। इसमें स्प्रिंकलर लगाए गए हैं जो इसे गर्म तापमान से बचाए रखता है। इसकी एक और खासियत है कि ये 360 डिग्री पर घूमकर पानी की बौछार कर सकता है। सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। और जो बिल्डिंग में जैसे ज्यादातर हमारे फायर फाइटर्स की जो डेथ होती है वो जब इनिशियल स्टेज पर जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो या तो एक्सप्लोजन हो जाता है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो उन दोनों कंडीशन में जो डेंजरस कंडीशन है जहां पर किसी फायर फाइटर की जान को खतरा हो सकता है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बार जो एलपीजी बुलेट फायर होती है या टैंक फायर्स होती हैं जहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फायर के नजदीक जाना, उस पर पानी डालना, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोबोट को एक रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है। रोबोट में थर्मल इमेजिंग कैमरा और ऑप्टिक कैमरा भी लगाया है, जिससे 2 किलोमीटर दूर से ही इस रोबोट के जरिए दुर्घटना स्थल की पूरी तस्वीर का जायजा लिया जा सकता है। इस रोबोट में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है, जो जहां पे घटना हुई है वहां पे ये रोबोट आसानी से जा सकता है और कैमरे की मदद से देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है।
इस कैमरे का ये फायदा होगा कि जो दिल्ली फायर फाइटर है उनकी कैजुअलिटी में कमी आएगी। उन्हें खुद से फिजिकली उस जगह में नहीं जाना पड़ेगा जहां पे आग लगी है। ये रोबोट इस काबिल है कि वहां जाके आसानी से ये पता लगा सकता है कि घटनास्थल पर कोई फंसा हुआ है या नहीं। दिल्ली फायर सर्विस ने ऐसे 6 स्वदेशी रोबोट खरीदे हैं। इन रोबोट का ट्रायल पूरा हो चुका है। अगले हफ्ते से इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में आज खबरों का कोटा बस यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसे देश विदेश से अलग अलग फ्लेवर वाली अच्छी खबरें हम आपको दिखाते हैं चाय पर चर्चा में। और क्रिकेट वाली अच्छी खबर ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे शगुफ्ता और अदिति के साथ। तो क्या कुछ खास होगा शगुफ्ता आज? चलिए बता देते हैं, आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ बेहद दिलचस्प होती जा रही है। एक एक मैच कीमती हो गया है, तो प्लेऑफ का पूरा गणित समझाएंगे आपको। और क्रिकेट केवल रोमांच और आंकड़ों का तो खेल है नहीं, बदलते दौर के साथ पान एलिमेंट भी इस खेल से जुड़ चुका है। तो फन के रंग भी आपके सामने होंगे। ब्रेक के बाद देखिएगा जरूर देख घुमा के। और फिलहाल चाय पर चर्चा में बस इतना ही।